आदाब जी सलाम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज़ादी किस कीमत पर। आज़ादी बड़ा कीमती लफ्ज़ है। आज़ादी अपने मुताबिक जिंदगी जीने की, आज़ादी खुली हवा में सांस लेने की, आज़ादी अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रियात के इजहार की। लेकिन क्या किसी समाज, किसी मुल्क, किसी मुआशरे में किसी को बेलगाम आज़ादी दी जा सकती है? क्या आज़ादी की कीमत पर अफवाहें फैलाई जा सकती हैं? आज़ादी का नारा लगाकर कहीं भी कुछ भी लिखा और बोला जा सकता है? शायद कोई भी मुआशरा इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा। कोई भी सेहतमंद समाज इस नजरिए की हिमायत नहीं करेगा, क्योंकि सेहतमंद मुआशरे के लिए उसूल, जवाबित, कवानीन और दस्तूर बहुत जरूरी हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने मुल्क के तमाम ज़राए अबलाग की तरह सोशल मीडिया के लिए भी जवाबित तय किए हैं और इन पर अमल करने की हिदायत दी है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। करोड़ों यूजर्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने, खासकर ट्विटर ने, इन जवाबित पर अमल करने के लिए सरकार को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिए हैं, जिसको लेकर सरकार ने ट्विटर को आखिरी अल्टीमेटम दिया है और सख्ती से कहा है कि गाइडलाइंस पर अमल तो करना ही होगा। अब इस नए मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और तरह तरह के अब सवाल भी सामने आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सोच और हमारे नजरिए पर पहरे बिठाए जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि ऐसे दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर सच नहीं दिखाए जाने का इल्जाम लग रहा है, तो सोशल मीडिया ही तो एक जरिया था जहां सच सामने आता था। ट्विटर की दलील यह है कि हम अपने यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि करोड़ों यूजर्स से राब्ते का जरिया तो ये प्लेटफॉर्म ही है, तो ऐसे में हम उन्हें दायरे में लाना चाहते हैं ताकि किसी न किसी की जवाबदेही तो हो। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से वेरीफाइड ब्लू टिक को हटा दिया गया। इस पर मुल्क में बहस जारी ही थी कि इस बीच सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को मरकजी सरकार ने नए आईटी कानून को लेकर अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने ट्विटर को बता दिया है कि वो 28 मई और 2 जून को भेजे गए जवाब से मायूस है और जो पूछा गया था उसको लेकर ना तो तस्वीर साफ हुई है और ना ही कानून को पूरी तरह से नाफिज किया गया है। सरकार ने ट्विटर से कहा है कि उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है और जो छूट उन्हें मिली हुई है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस अफसर की तकर्री के बारे में कुछ नहीं कहा है, जबकि ट्विटर की जानिब से अपॉइंट किए गए रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन ट्विटर के मुलाजिम नहीं है। ट्विटर ने जो बता दिया है वो लॉ फर्म के दफ्तर का है, जो कि नए कानून के लिहाज से वैलिड नहीं है। इससे पहले 25 फरवरी को भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, जिस पर अमल के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में कारोबार करने के लिए इस्तकबाल है, लेकिन उन्हें भारत के आईन और दस्तूर को मानना होगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लेमर जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी नशर करनी होगी। अगर किसी यूजर का कंटेंट हटाया जा रहा है या उसका एक्सेस रोका गया है तो वजह बतानी होगी। शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर मुतनाज़िह पोस्ट को हटाना होगा। मरकजी सरकार के नोटिस के 72 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी। कंटेंट कहां से शुरू हुआ है ये भी बताना पड़ेगा। फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है ये भी बताना होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अफसर की तकर्री करनी होगी। इस तरह की कई गाइडलाइंस हैं जिन पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अमल करना है। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर हैं, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से ज्यादा हैं, ट्विटर पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इसलिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अहमियत और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है।
हालांकि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने नए आईटी ज़ाब्तों के तहत ग्रीवांस अफसर तकर्रुर करने पर रजामंदी जताई थी, लेकिन ट्विटर ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद जब टूल किट तनाज़ा हुआ तो ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली वाक़े दफ्तरों पर पुलिस ने छापा मारा। इस पर ट्विटर ने इल्जाम लगाया कि पुलिस उनके दफ्तर आकर धमकाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सलाम के एडिटर शेख इरफान साहब और डीडी न्यूज के साबिक डीजी और सीबीआई के साबिक तर्जुमान एसएम खान साहब। हम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और मेरा पहला सवाल शेख इरफान साहब से ये है। इरफान साहब, पहला सवाल ये है, जो आम लोगों का सवाल है, सरकार और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बीच जो तनाज़ा है, उससे हटकर आम लोगों का सवाल यह है कि क्या किसी की सोच पर, किसी के नज़रिए पर, किसी के अफकार पर, किसी के ख्यालात पर पहरे बिठाए जा सकते हैं? उसको पाबंदे अहद किया जा सकता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अब्बास, दो बातें। सबसे पहली बात तो ये कि जो डिटेल्स आपने बताया व्हाट्सएप के बारे में और गूगल के बारे में, कितने सारे हैं, ये बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन है और अपने व्यूअर्स को ये जाना चाहिए। और दूसरी बात, आजकल एसएम खान साहब हमदर्द के साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय से ये सीबीआई में स्पोक्स पर्सन रहे हैं, बहुत ही कड़क ऑफिसर रहे हैं, डीजी में रहे हैं, न्यूज को इन्होंने संभाला है और प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के ये प्रेस एडवाइजर भी रहे हैं जी। तो एक बहुत लंबा प्रोफाइल रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जगह में रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं और मेरे हिसाब से उनसे आज इस चीज के लिए राय लिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। रही बात ये क्वेश्चन की इंडिपेंडेंट थॉट्स को कैसे चेक किया जाए, मेरा ये मानना है कि दो तीन चीजें हुई है। एनआरसी वाली बात जो हंगामा हुआ था, सीएए वाली बात जो हंगामा हुआ था, किसान आंदोलन, नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए और कोरोना पैंडेमिक को लेकर के जो लोगों को भड़काया गया जिस तरह से, जमाती वाला जो एपिसोड हुआ जमात वाली, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया द्वारा ट्रिगर किया हुआ है जी। और उसको ट्रिगर करने के बाद में जो एक अनरेस्ट पैदा होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू बनता है, कम्युनल हार्मनी को खराब करता है, तो इस चीज को आप इतनी आजादी आपको मिले, इस पे चेक होना ही चाहिए क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। ठीक है सर, ठीक है। एसएम खान साहब हमारे साथ हैं, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस कराया था, और एसएम खान साहब का एक नाम है और एक बेहतर उन्होंने अपनी कारकर्दगी अपने ओहदों पर रहते हुए की है। एसएम खान साहब, इसमें दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इजहार राय की आज़ादी, एक हिंदुस्तानी के अफकार, ख्यालात, उसके नज़रिए, उसके ओपिनियन की आज़ादी। दूसरा पहलू ये है मुल्क की सालमियत, मुल्क का अमन, मुल्क की सिक्योरिटी। ये दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इस तनाज़े में दोनों पहलू सामने आ रहे हैं। तो ये जो तनाज़ा चल रहा है, इसमें आपका क्या मानना है कि क्या कुछ गाइडलाइंस, कुछ जवाबित, कुछ उसूल, कुछ कवानीन तय होने चाहिए या फिर पहले जैसे जिस तरह से आज़ादी मिली हुई थी वो बरकरार रखी जानी चाहिए? जी, शुक्रिया इरफान साहब एंड अब्बास साहब जी। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में जी। देखिए, इसमें ऐसा है कि जहाँ तक आज़ादी का ताल्लुक़ है, हम लोग एक दस्तूर से गवर्न होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं, हमारे एक आइन है जी। उस आइन में एक आर्टिकल 19(1)(a) है जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, बोलने की आज़ादी दी गई है और इज़हार ख्याल की आज़ादी दी गई है। और ये बोलने की आज़ादी और इज़हार ख्याल की आज़ादी हिंदुस्तान के हर शहरी को दी गई है और उसी में शामिल है मीडिया की आज़ादी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कोई अलग से राइट नहीं दिया गया है, मगर क्योंकि मीडिया के लोग भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, तो उनको भी उसी तरह का राइट है जैसा कि किसी और शहरी को है। मगर उसी आर्टिकल 19 में, अगर हम बिल्कुल आइन और दस्तूर से चल रहे हैं, मैं उसका बता रहा हूँ, तो आर्टिकल 19(2) है, विद इन ब्रैकेट 2, जिसमें यह है कि इस आज़ादी पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और उसकी ग्राउंड्स दी हुई हैं, मगर वो पाबंदियां रीजनेबल पाबंदियां होनी चाहिए, सही वजूहात होनी चाहिए। और उसकी ग्राउंड्स हैं पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे आप कोई पाबंदी मीडिया की आज़ादी पे लगा सकते हैं अगर वो सही पाबंदी है।
decency, morality, contempt of court, incitement to an offense, sovereignty and integrity of the nation, and friendly relations with a foreign country. तो ये ग्राउंड्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई हैं, जिसमें पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया है और स्टेट असेंबलीज को इख्तियार दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, कि वो कानून पास करके पाबंदियां लगा सकते हैं इन ग्राउंड्स पर, मगर वो पाबंदियां रीजनेबल होनी चाहिए, माकूल होनी चाहिए। अब किसी पर्टिकुलर केस में वो माकूल हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? बाद में वो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं उसके बारे में डिसाइड करते हैं। अब हमारे यहाँ 3 तरह के मीडिया एग्जिस्ट करते हैं। पहले प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था। इरफान साहब का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और पूरे मीडिया के हॉराइजन को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ये सोशल मीडिया एक नया डेवलपमेंट हो गया पिछले कुछ सालों से, और ये अब एक बहुत बड़े तादाद में बढ़ गया और एक तरह का एक ऐसा फ्रैंकस्टीन हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम से डरा करते थे, अब सोशल मीडिया में हर सेकंड पे न्यूज़ ब्रेक होती है और एवरीबॉडी इज अ सेल्फ अपॉइंटेड जर्नलिस्ट। उसके कुछ फायदे भी हैं मगर नुकसान भी बहुत हैं कि हर शख्स जर्नलिस्ट बन गए हैं। जैसा इरफान साहब ने कहा कि कई मामलात ऐसे हुए कि जिसमें सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आने से वो हालात बिगड़ गए, कम्युनल राइट्स हो गए और चीज़ें हो गई। तो इसमें ये कहना कि साहब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, कोई पूछा नहीं जा सकता, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स हैं वो सिर्फ यही तो हैं कि वो ये पूछना चाहते हैं कि सपोज व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है, वो हजारों लोगों को जाता है, उसका यही पता नहीं चलता कि उसका ओरिजिनेटर कौन है, वो आता है फॉरवर्डेड सेवरल टाइम्स और वो चलता रहता है। तो अगर ये पूछा जाए कि उसका ओरिजिनेटर कौन है, जिससे अगर मान लीजिए वो कोई अनरीजनेबल कोई इंफॉर्मेशन है जिसने कोई हालात खराब कर दिए, तो उसमें मेरे राय में कोई हर्ज नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि ये आज़ादी पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि ये रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है। मेरी राय में ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर ये हम मालूम करें कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कोई पाबंदी उसके कंटेंट पे नहीं लगाई जा रही है, ये नहीं पाबंदी लगाई जा रही है कि कोई साहब इस चीज को फाइल नहीं कर सकते या इस स्टोरी को या इस इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते। लेकिन सर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये दलील दे रहे हैं कि हम इसको इस डेटा को डिस्क्लोज क्यों करें, ये हमारे यूजर्स की, हमारे कस्टमर की प्राइवेसी का मामला है, तो हम इसको डिस्क्लोज क्यों करें कि कहाँ से कौन सा मैसेज ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से अब ये दूसरा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बस। अब अगर ये राइट टू प्राइवेसी का इशू आ गया, अब राइट टू प्राइवेसी फिर ये एक आर्गुमेंट आएगा, फिर हम दस्तूर और आइन में जाना होगा। एक और आर्टिकल है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी विच इज अगेन ए फंडामेंटल राइट। मगर उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि लॉ के ड्यू प्रोसेस से आप उस पर कर सकते हैं। अगर किसी की प्राइवेसी किस एक्सटेंट तक इन्फ्रिंज हो रही है ये देखना होगा। अगर किसी का डेटा वो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं कि वो सिर्फ ये देखें कि ऐसी इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लें कि ये किसने ओरिजिनेट किया है, दैट्स ऑल, बाकी उनके डिटेल में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उनका राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं होगा मेरी राय में। वैसे ये टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इसको ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें डिस्कस करना चाहिए along with the IT experts of Government of India, how we can save right to privacy also, and at the same time we can disclose this information if it is required. ये कोई रूटीन की चीज नहीं है। वो तो ये है कि मान लीजिए किसी व्हाट्सएप से, किसी ट्विटर से, किसी फेसबुक पोस्ट से कोई हालात बिगड़ते हैं, कोई कम्युनल वायलेंस होता है, कोई और इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई असर पड़ता है, या किसी और ऐसे अहम मामले में कोई इंफॉर्मेशन आती है जिसका कोई बेसिस नहीं है, तब ये सब जानकारी हासिल की जा सकती है। गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ही मॉडेस्ट रहने की जरूरत है कि कोई ऐसा एक्शन ना हो
कि वो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्शन हो। अगर वाकई जेन्युइनली कोई चीज है तो उसमें एक्शन किया जाए। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी पोस्ट पर पुलिस एक्शन कर देती है, किसी का कैरिकेचर बन गया, एक्शन हो गया, किसी पर कोई कमेंट हो गया, तो ऐसा इसको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। तो एक तरह का एक बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक इंसान के आज़ादी के हुकूक का, जो उनकी इज़ारे ख्याल की आज़ादी है, और हमारा पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, हमारे कंट्री की सालमियत पे कोई खतरा ना आए, हम लोगों के आपस में जो एक सोशल फैब्रिक है, जो समाजी तौर पे हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई कम्युनल हेट्रेड ना हो, कोई हेट्रेड फैलाने वाली बात ना हो जिससे और हालात बिगड़े। ये सब चीज़ों में एक बैलेंस करना पड़ेगा जो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट्स। तो इसके बारे में वो हर सिचुएशन पे क्या सिचुएशन होगी, उसमें किस तरह से रिएक्ट किया जाए, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, और ये बहुत ही अहम और बहुत ही पेचीदा मसला है। एक तरफ तो इजहार राय की आज़ादी है, दूसरे तशद्दुद का खतरा है किसी पोस्ट से, किसी कमेंट से, और साथ ही साथ मुल्क की सालमियत का भी एक बहुत बड़ा मसला है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो इस पर अपनी गुफ्तगू बरकरार रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं आज़ादी किस कीमत पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमानों का पैनल मौजूद है। इरफान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगाज़ से ही आपका भी आगाज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ये दलील देते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरे जो ज़राए अबलाग हैं उनके लिए गाइडलाइंस हैं, तो फिर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए क्यों नहीं? अगर इस पर गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, ज़वाबित तय किए जा रहे हैं, तो उस पर हो हल्ला क्यों? लोग दलील देते हैं कि जैसे मेडिकल के प्रोफेशन में अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसी तरह से अनक्वालिफाइड जर्नलिस्ट को क्यों लोग कबूल कर लेते हैं, उनकी बातों पर क्यों लोग अमल करना शुरू कर देते हैं? अब्बास साहब, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया, ये बिल्कुल वैलिड है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं एक वाकया बताऊंगा। उस दौरान जिस वक्त मैं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करता था, आई यूज्ड टू कवर सीबीआई, सेंट्रल
ब्रॉडकास्ट, इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर करता था मैं, और बहुत ही सेंसिटिव हुआ करता था, आज भी सेंसिटिव है, उस जमाने में भी। और खान साहब की खासियत ये थी कि कोई भी सवाल पूछो वो जवाब नहीं देते थे, बहुत चुप रहते थे ये। तो अचानक एक स्टोरी मैंने जी न्यूज में ही ब्रेकिंग न्यूज था, वो ऑन एयर कर दिया था। तो खान साहब ने मुझे कॉल किया, बोले कि यू इमीडिएटली प्लीज कम टू ऑफिस। तो मैं गया, सीबीआई हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जो स्टोरी ली है वो मैंने यूएनआई से लिया है जी। तो खान साहब ने जो उस कॉरेस्पॉन्डेंट को इन्होंने इमीडिएटली कॉल किया और उन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं गया है, और ना ही उन्होंने इस बात को कहा। ये लखू भाई पाठक चीटिंग केस और यूरिया स्कैंडल और टेलीकॉम स्कैंडल, ये बहुत सारे सेंसिटिव केसेस चल रहे थे। तो फिर उस व्यक्ति ने ये कहा कि जी हाँ, मैंने बस यूं ही लिख दिया, मतलब कहीं कोट नहीं किया था इन्होंने, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। तो उन्होंने फिर उस स्टोरी को किल किया, आई मीन। तो फिर बाद में मजाक में हम लोग चाय कॉफी पी रहे थे और ये बातें कही गई कि यूएनआई का मतलब हो गया अनरिलायबल न्यूज ऑफ इंडिया। तो इस तरह की चीजें होती थी पहले भी, लेकिन बहुत सीरियसली उसको लिया जाता था। और ये जो सोशल मीडिया है, बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें, तो आज ये हालात है कि आप फैमिली के साथ बैठ करके कोई भी आप फिल्म नहीं देख सकते। इतना ज्यादा स्लैंग है, इतने ज्यादा गाली गलौज है, अब्यूजेस है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के, आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। ये आप इसको कल्चरल शॉक ना कहें। कारण क्या है, जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बात बात पे, एक आदमी है जो इंटॉक्सिकेटेड है, अल्कोहल के नशे में है, अब वो गाड़ी से जा रहा है, तो उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो ये सारी चीजें देखता है, सेक्रेड गेम्स देखता है, आपका मिर्जापुर देखता है, तो उसके दिमाग में वो सारे जो डायलेक्ट्स है, वो जो शब्द है, वो चलता रहता है। फिर अचानक अगर किसी एक व्यक्ति से, किसी एक फैमिली से, किसी प्रोफेसर से, किसी पढ़े लिखे इंसान से, सोसाइटी के किसी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि किसी के चेहरे में लिखा हुआ नहीं है, होता है कि वो जज है, और मान लीजिए एक जुडिशियरी का आदमी है, वो अपने फैमिली के साथ गया, तो अचानक जो इंटरेक्शन होता है उसमें वो एक वायलेंट बिहेवियर आ जाता है, वो बातें बुरी लग जाती है, और फिर वो क्लैश होता है, और वो फिर किसी भी हालत तक कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के चीज के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, किसी जंगल में नहीं है कि हमारा जो बिहेवियर है बिल्कुल जंगली जानवर की तरह हो। होता क्या है कि जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में है, जो साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, जो जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, या जिसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट कहता हूं, जैसे कि इस हिंदुस्तान को डिवाइड करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल हुआ है। हिंदू मुसलमान मिल करके अंग्रेजों को भगाए, और जब अंग्रेज भाग के चले गए तो फिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या हमेशा एक साथ मिलने के लिए एक दुश्मन की जरूरत है क्या? डू यू एवरी टाइम नीड एन एनिमी एक साथ होने के लिए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात पे आपको गौर करना चाहिए। बिल्कुल सर। और मैं प्लीज थोड़ा सा 2 सेकंड लूंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स होते हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं, जिनकी सरकार होती है, उनके नीचे में जो, मैं एक स्लैंग यूज करना चाहूंगा, प्लीज मुझे इजाजत दे इसको लगे, तो चमचे जो होते हैं ना, ये लोग व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे इस तरह की बेतुकी चीजें फ्लोट करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो आका है वो खुश होंगे। ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं है। ना तो वो कांग्रेस में कोई लाइक करता है उस चीज को, ना बीजेपी में कोई उस चीज को लाइक करता है, आपने थोड़ा आगे जाके ना आरएसएस में भी इस चीज को कोई लाइक करता है। तो ये नीचे के जो रंग होते हैं, वो जिस तरह के जो कम्युनल हेट्रेड की जो पोलराइज करते हैं, जो इस्लामोफोबिया बना, उससे पूरे हिंदुस्तान की इमेज पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री में, पूरे यूरोप में, आज मैगजीन में और वेस्टर्न मीडिया जो एंटी गवर्नमेंट स्टोरीज चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से चला रहे हैं, इन रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से चला रहे हैं। Therefore, monitoring is very important, और मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल्स बैठाना बहुत जरूरी है। ट्विटर अगर नहीं मानता तो मेरे ख्याल से ट्विटर हैज टू बी बैन। चाइना में बहुत सारी चीजों को बैन किया गया, नाइजीरिया में सर बैन कर दिया गया तो प्रेसिडेंट के खिलाफ। जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क का प्रॉपर जो अच्छा सिटीजन होगा वो इस चीज को डिनाई करेगा। आई डोंट
ठीक है सर, बहुत अहम बात आपने जो बताई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तहजीब व सकाफत पर हमला हो रहा है, बहुत अहम बात बताई आपने। और डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क के इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन और भाईचारे पर हमला हो रहा है। मेरे पास बहुत सवाल थे। हम मिडिल ईस्ट की बात करते कि वहाँ पर जो नफरत फैलाई गई उसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा, उस पर बात करता है, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप दोनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रिए से नाज़रीन को नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।